हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक MIRT एंट्रेंस एग्जाम हो या NTPC ग्रुप डी, SSC रेलवे एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनके लिए सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 को नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवेग के बारे में, यानी कि उसे बोलते हैं मोमेंटम। तो हम जानेंगे कि संवेग हमारा क्या होता है और इसके अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि इनकी जो ये राशि जो होती है, कौन सी राशि होती है, इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं कि संवेग क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पिंड का द्रव्यमान m तथा उसके वेग v के गुणनफल को संवेग p कहते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संवेग को हम p से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को m से और वेलोसिटी को यानी वेग को v से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि जो हमारा p बराबर जो होता है m इंटू v होता है, यानी m और v का जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा, वो क्या होता है, p होता है, जिसे आप मोमेंटम या संवेग बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कि संवेग हमारा जो होता है वो कौन सी राशि है। इसके 3 पॉइंट में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे संवेग एक सदिश राशि है, और ये किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए वेलोसिटी जो हमारी क्या है कि अभी वेलोसिटी हमारी सदिश राशि है, इसके वजह से हम इसको ही सदिश राशि मानेंगे। ठीक है, और देखिए इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ये जो लाइन बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी है, ये हमारी मान लीजिए कि किसी भी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, जिसका द्रव्यमान जो है यानी मास है कितना, स्मॉल m है। ठीक है, इस बॉडी का मतलब मास जो है स्मॉल m है, और ये जो वेलोसिटी हमारी v वेलोसिटी से गतिशील है किसी भी डायरेक्शन में। तो इस बॉडी का जो मोमेंटम होगा यानी कि संवेग होगा, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसी दिशा में होगा। अगर ये मान लीजिए कि अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका संवेग भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इसका परिभाषा से देखते हैं कि P इज इक्वल टू m इंटू v होता है। तो आप यहाँ से जानते हैं कि जो m का यूनिट कितना होता है, kg होता है, और v की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो पूरे आप मोमेंटम यानी कि संवेग की यूनिट आप निकालना चाहेंगे तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है फ्रेंड्स कि बल तथा संवेग में रिलेशन क्या होता है, यानी कि फोर्स एंड मोमेंटम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम बताओ, तो आप क्या बताएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं पीछे वाली वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में बात किया था कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है कि उसी के हम अकॉर्डिंग में बताया था कि F इक्वल टू m होता है। देखिए मैं सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो चीज़ कि देख लीजिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ में आपको दिखाया था, बताया था कि इसका जो मैथमेटिकली फॉर्म जो होता है F इक्वल टू ma होता है। तो आप a को लिखे थे dv/dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, dv/dt, तो अब m इंटू dv जो होता है dp के बराबर हो जाता है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है कि संवेग परिवर्तन की दर होता है, ये हमारा फोर्स के बराबर होता है, यानी कि फोर्स के जो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन होता है यहीं से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो बल हमारा होता है वो संवेग परिवर्तन अपान में समय अंतराल होता है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, अभी तो संवेग परिवर्तन अपान में समय यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपान में टाइम डिफरेंस जो होता है हमारा बल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे लिख सकते हैं यानी कि संवेग परिवर्तन की दर, इस लाइन को आप लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को आप क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो आप अगर आपसे कोई फोर्स का डेफिनेशन पूछेगा क्या होता है फोर्स का डेफिनेशन, तो आप यहाँ से एक लाइन में बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से इतना एक लाइन में बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि बल का आवेग जो होता है यानी कि इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। मैं इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक को कवर करूँगा। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, बस आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, अब देखिए कि बल का आवेग जो होता है वो हमारा क्या होता है कि देख लीजिए यहाँ पे शुरू से अंत तक कि यदि कोई बल यानी फोर्स जो होता है F से डिनोट करते हैं कि यदि कोई बल F किसी वस्तु पर अल्प समय यानी कि बहुत ही कम क्षणिक के लिए डेल्टा t के लिए कार्य करे, तो बल और समय के गुणनफल को क्या बोलेंगे, बल का आवेग यानी बल आवेग बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मान लीजिए यदि कोई फोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फोर्स है, ठीक है, किसी भी बॉडी पे
मान किसी बॉडी पे मतलब कि क्षणिक टाइम मान डेल्टा टी सेकेंड के लिए लगे तो डेल्टा टी और एफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी प्रोडक्ट जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यानी कि बल का आवेग बोलेंगे, यानी कि इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलेंगे। इसे आई से डिनोट करते हैं। बल का आवेग को आप क्या किस चीज़ से डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बल का आवेग यहाँ से देख लीजिए कि आई बराबर जो होता है एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारा बल का आवेग होता है ये कौन सी राशि है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं राशि के बारे में बताता हूँ कि ये कौन सी राशि है। ठीक है, ये मैं इसको कॉमन लेके चलता हूँ कि हर चीज़ को हमको बताना है कि राशि अदिश है या सदिश है। ठीक है, एग्जाम में हर बार पूछता है, तो इसलिए मैं इसे डिनोट करता हूँ। जो फोर्स ये हमारी राशि है वो हमारी सदिश राशि है, इसलिए ये हमारा बल का आवेग जो होगा ये भी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा वो कितना निकल के आएगा, आप यहाँ से देखिए मात्रक निकालने का एक उपाय है। ठीक है, अगर कोई आपसे मुझे पूछेगा कि बल का आवेग का मात्रक क्या होगा तो आप सबसे पहले आपके इसका फॉर्मूला यानी लिखेंगे कि आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी होता है। एफ का मात्रक होता है कितना, न्यूटन, और टी का मात्रक हो जाएगा कितना, डेल्टा टी का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो आई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। या एक और तरीका है, आप इसे यहाँ से भी बोल सकते हैं कि एफ बराबर कितना होता है कि यानी इसको एसआई पद्धति में अगर मतलब कि एम के एस पद्धति में अब इसे डिनोट करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ इंटू लिखा हुआ है कि डेल्टा टी, एफ बराबर एम इंटू ए होता है इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स कि ए को क्या लिख सकते हैं कि एम इंटू ए को लिख सकते हैं कि डी वी अपान डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। ठीक है, तो एम का मात्रक कितना हो जाएगा, केजी, और यानी डेल्टा वी का मात्रक हो जाएगा कितना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पे एम के एस पद्धति में हम निकाल सकते हैं कि जो आई का यानी बल का आवेग का मात्रक होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्रक हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से जिक्र किया था। 2 मिनट आपको टाइम लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब देखिए कि यहाँ से एक और फार्मूला निकल के आएगा जो मैं प्रूव कराने वाला हूँ। तो आइए उसको हम प्रूव करते हैं कि आई बराबर क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं वो डेफिनेशन लिखूंगा, मतलब वो सूत्र लिखूंगा आपके सामने कि आप लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू होगा कि एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि एफ बराबर हम न्यूटन सेकेंड लॉ के थ्रू बात करेंगे कि एफ बराबर क्या हो सकता है। एफ बराबर एम इंटू ए हो सकता है इंटू डेल्टा टी को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स कि ए बराबर मतलब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, तो आप इसको ए को लिख सकते हैं डी वी अपान डी टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एम इंटू डी वी अपान डी टी मतलब डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन और मैं बढ़ा के लिख सकता हूँ कि m इंटू डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, डेल्टा भी को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो इनिशियल टाइम में भी थी, ठीक, और जब उसका जो मतलब कि स्टार्टिंग टाइम में उसका वेलोसिटी भी था, लेकिन जब बाद में जो अंत टाइम में उसका वेलोसिटी क्या निकल के आ गया, यू निकल के आ गया। तो आप इस लाइन को एक और लाइन में लिख सकते हैं कि m बराबर लिख सकते हैं कि m इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं कि v माइनस यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेल्टा है तो डेल्टा लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एम भी माइनस में एम यू लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो हमारा यही जो होता है ये हमारा क्या होता है, संवेग होता है। एम इंटू भी हमारा क्या होता है, संवेग होता है, और ये भी एम इंटू यू क्या हो गया, संवेग हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा इनिशियल कंडीशन का संवेग है और ये बाद का संवेग है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा अंतिम संवेग हो जाएगा, ये हमारा अंतिम संवेग माइनस हमारा ये हो जाएगा कितना, अगर मानेंगे इसको प्रारंभिक संवेग तो ये हमारा हो जाएगा प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अंतिम संवेग में से अगर प्रारंभिक संवेग घटाएंगे तो हमारा ये हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, यानी संवेग आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा अगर बल का आवेग जो होता है वो हमारा संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं इसको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी पूछेगा कि जो बल का आवेग होता है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए अब यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में कि अतः बल का आवेग क्या होता है कि वस्तु के
मतलब वेग के परिवर्तन के यानी संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दें या एसएससी का या रेलवे का या एनटीपीसी का या ग्रुप डी का या आप डिप्लोमा का एग्जाम दें, तो इसमें ये हमेशा पूछता है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसके बारे में हमेशा पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ये जो हमारा नियम होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस नियम के अनुसार दो गोलों को टकराने पर टक्कर से पहले के संवेग का योग तथा टक्कर के बाद का उनके संवेगों का योग बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो देखिए मैं इक्वेशन के माध्यम से इसको मैं बताऊंगा। इसे मान लीजिए कि कोई बॉडी, यहाँ पे दो बॉडी ले लीजिए सिंपल सी, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, लेकिन ये टकराने से पहले इसका जो मतलब मास था वो था स्मॉल m1 और इसकी जो वेलोसिटी थी कितनी थी, e1 थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेकिन अब देखिए कि अब ये है, ये टकराने से पहले का ये देख लीजिए कि इसकी जो बॉडी, इसकी जो मास है m2 है और इसकी जो वेलोसिटी है u2 है। ठीक है, समझ में आ गया, ये e1 है ये u2 है। ठीक है, लेकिन जब ये टकराएगा तो इसका जो मास भी चेंज हो जाएगा, इसका जो मतलब मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लीजिए कि इसका वेलोसिटी v1 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बॉडी है, ठीक है, इसकी जो मास है टकराने से पहले m1 है और इसकी वेलोसिटी है e1 है। टकराने के बाद मास मतलब कि दूसरी बॉडी है, तो टकराने से पहले इसकी मास जो m2 है और इसकी मतलब ये वेलोसिटी है u2 है। ठीक है, लेकिन जब टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना फ्रेंड्स। जब चेंज हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी v1 मान लीजिए और इसकी वेलोसिटी v2 मान लीजिए। ठीक है, लेकिन अब ये जो हमारा लॉ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, समझने वाली बात है। जो हमारी लॉ बोल रही है कि इस नियम के अनुसार दो गोलों के टकराने पर टक्कर से उसके पहले का संवेग, देखिए संवेग का योग जो होता है, मान लीजिए कि इसका संवेग कितना हो जाएगा, m1 इंटू e1 हो जाएगा और इसका संवेग कितना हो जाएगा, m2 इंटू u2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टकराने से पहले का ये संवेग है और टकराने के बाद जो इसका संवेग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो आप इक्वेशन के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम जो होता है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये संवेग संरक्षण का नियम यानी कि लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया होगा कि जो टकराने से पहले संवेग का योग और टकराने के बाद के संवेग का योग जो होता है हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसी का एक पॉइंट मैं लेके आया हूँ। तो क्या पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य हो। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वस्तु की जो प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य हो तो वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम संवेग बराबर होते हैं, अर्थात संवेग नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई बॉडी है, दो बॉडी है, इस पर अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फ्रेंड्स हमारा जो संवेग जो होता है कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जो संवेगों का योग होता है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को आप बोलेंगे संवेग संरक्षण का नियम बोलेंगे या सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें दो टॉपिक में लेकर आया हूँ और कि दो अलग से टॉपिक स्टैंडर्ड लेवल से वो क्या हो सकते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो पहला नंबर टॉपिक है कि यदि टक्कर से के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर एक हो जाते हैं और उनका उभयनिष्ठ वेग भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बताया कि ये दो बॉडी है, ठीक है, जब टकराएगी तो ये दोनों टकरा के क्या करेंगी कि जब दोनों टकरा के एक में मिल जाएंगी, दोनों बॉडी संयुक्त हो जाएगी। संयुक्त मतलब कि ये दोनों बॉडी मिल जाएगी। जब दोनों बॉडी मिल जाएगी तो ये किसी भी डायरेक्शन में अब जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मान लीजिए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, जब वेलोसिटी जब v हो जाएगी तब उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, तो मान लीजिए कि m1 प्लस m2 इंटू v, मतलब वेलोसिटी तो अंतिम वेलोसिटी यानी कि क्या हो गई, v हो गई, सेम हो गई टकराने के बाद। लेकिन जो उसकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी थी वो तो अलग अलग होगी ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अलग अलग उसका संवेग का योग कितना होगा, m1 इंटू u2 e1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, तो अब यहाँ से v जो निकालेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रूप में है तो इधर डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मैं स्टार डिनोट किया हूँ क्योंकि ये भी बहुत बार
एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका भी मतलब इसका रीजन पूछा जा चुका है कि इसका मतलब ये क्यों ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने का एक और तरीका है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं आपको एग्जाम मतलब कि अगले टॉपिक में अगले वीडियो के माध्यम से लेके आऊँगा। ठीक है, अब देखिए जो अगला जो टॉपिक है कि यदि टक्कर से पहले विपरीत दिशा में चल रहे हो तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये दोनों पिंड है, अगर ये टक्कर से पहले जब चलेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मान लीजिए कि इनिशियल मतलब कि जो हमारी लास्ट वेलोसिटी थी यानी अंतिम जो वेग था वो तो हम बराबर कर चुके हैं, लेकिन उसकी जो पहली वेलोसिटी थी वो क्या होगी, वो तो अलग अलग होगी ना। लेकिन जब टक्कर से विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे, मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब क्या होगा। फ्रेंड्स, तब देखिए कि यहाँ पे जो ये प्लस का चिन्ह था ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संवेग इसकी देखिए इसकी संवेग की दिशा उल्टा है इसकी दिशा से, तो हमारी संवेग जो घट जाएगा ना, तो घट जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये हमारा भी का एक नया फार्मूला निकल के आएगा कि m1 u1 माइनस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे मिस मत कीजिए। और फ्रेंड्स देखिए आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक लेके आया हूँ लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, परेशान मत होइए। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ पूरा आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आपको आएगा। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और अभी बात करते हैं फिलहाल की गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स 9th 10th 11th 12th में आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग मेथड से बताऊंगा कि ग्रेविटेशनल के याद करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि संसार की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो होता है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी दो पिंड है, कोई भी पिंड, मान लीजिए दुनिया की कोई भी दो पिंड होती है, इससे बॉडी होती है। से मान लीजिए कि एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये जो बॉडी रखी है ये बॉडी कहीं पे भी रखी जाएगी तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, भले वो आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन इन दोनों बॉडी के बीच में अभी भी ये काम कर रहा है, जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा यानी कि आकर्षण बल जो काम करेगा उसको ही आप क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर आइजैक न्यूटन ने जब उनकी कहानी आप तो सुने ही होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब नियम दिए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स का वो उसी ने खोज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि उनका नियम दिया हुआ वो क्या है। तो उनके कथन के अनुसार मतलब कि इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F जो होता है वो क्या होता है कि उनके द्रव्यमानों m1 और m2 की, मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा और इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके द्रव्यमानों m1 व m2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका मैथमेटिकली फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो F प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो दूसरी लाइन जो वो सर आइजैक न्यूटन ने बोले थे वो क्या बोले थे कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि एफ जो होता है इन्वर्सली मतलब कि जो होता है वो हमारा कितना है 1/d²। मान लीजिए कि इन दोनों बीच के जो डिस्टेंस मैं मानूंगा तो कहीं कहीं आर दिया होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या माना हूँ, यहाँ पे डी माना हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के बराबर होता है। ठीक है, तो अब अगर दोनों फॉर्म को अगर मान लो एफ और एफ मतलब LHS बराबर है तो RHS को अगर मतलब बराबर करना चाहेंगे, मतलब कि अगर एक में समतुल्य करना चाहेंगे, मिलाना चाहेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपान में d² हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ से एक क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है जिसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, उसका मात्रक भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल यानी कैपिटल G आ जाता है, m1 m2 अपान में d² हो जाता है। ठीक है, तो G बराबर कांस्टेंट जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो G का मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे मिस मत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कि G का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है, पर kg² होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मान मैं प्रूव भी करवा सकता हूँ, अगर इसका मान रखेंगे ना तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ से प्रूव करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना कि इंटर लेवल की। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये ग्रेविटेशनल का मान, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, भूलेंगे नहीं, और ये जो गुरुत्वाकर्षण नियम है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, यानी कि कैपिटल G में और स्मॉल g में क्या अंतर होता है,
और ये अंतर कहाँ से आया है मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर अपान में कैपिटल एम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बताया था कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है एफ इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है एम इंटू ए। लेकिन उसी न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल का नियम दिया था वो उसमें से आपको दिया था एफ इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपान में, अगर मान लीजिए मैं आर बीच की दूरी ले रहा हूँ कि उन दोनों पिंडों के बीच की ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना कि जी m2 अपान में आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे एफ बराबर एम ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एफ बराबर एम जी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, एम ए से जी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल जी इंटू m2 को मैं कैपिटल M ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर इसी को आप जी को यहीं पे छोड़ के इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे डिवाइड के रूप में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल जी इक्वल टू हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपान में एम हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं वेट के बारे में, यानी कि भार क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे एक पेज आया होगा, ठीक है, जो लिख रहा होगा कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी तल पर खड़ा होता है तो गुरुत्व के कारण पृथ्वी तल पर नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो प्रतिक्रिया स्वरूप पृथ्वी तल पर भी उस व्यक्ति पर उसके भार के बराबर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही व्यक्ति अपने भार का अनुभव करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस पेज जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, उसके बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ पे आप खड़े हैं, स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। तो सबसे पहले आपके बॉडी के वेट के कारण इस पृथ्वी पे क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। जो हमारा फोर्स होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार वो काम करता है। जो हमारा फोर्स होता है एफ बराबर जो होता है वो एम जी होता है, ठीक है, एम इंटू जी होता है। यानी कि व्यक्ति का ये जो हमारा एम जो होता है वो होता है, क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे जो एम है ये हमारा व्यक्ति का द्रव्यमान है, यानी मास है, ठीक है। तो मास ऑफ यहाँ पे मैन है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या करेगी, एक नीचे से ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड फोर्स लगाएगी, जो उस फोर्स को आप बोलेंगे प्रतिक्रिया बल, यानी कि उस फोर्स को आप आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत है, बता दीजिए, ठीक है। तो फिर से मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि जो हमारा एम जी होगा वो आर के बराबर होगा। तो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं कि आर बराबर जो होगा व्यक्ति का द्रव्यमान इंटू स्मॉल जी, ठीक है। इतना दिक्कत है, क्लियर है। अब देखिए जो आर बराबर जो होता है व्यक्ति का द्रव्यमान, तो आप स्मॉल एम लिए हैं यहाँ से, तो एम जी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब जानते हैं कि जो हमारा जो ये रिएक्शन फोर्स है वही हमारा क्या है, वेट है। यानी कि वेट को आप स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे तो हमारा वेट इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। वेट मतलब जो होता है भार है, ठीक है। तो वेट को आप कैपिटल आर से डिनोट करेंगे तो हमारा जो वेट हो जाएगा यानी स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू एम जी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ से एक और लाइन जानेंगे, यहाँ से स्मॉल जी बराबर जब निकालेंगे तो डब्ल्यू अपान में एम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो लाइन में लिखा हूँ यानी स्टार जो लिखा हूँ कि 1 kg भार बराबर यानी 1 किग्रा भार बराबर जो होता है 9.8 न्यूटन कैसे होता है, मैं इस लाइन को बता रहा हूँ कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए ग्रेविटेशनल का तो जानते हैं एक्सेलरेशन का कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मतलब मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका मान। लेकिन आप इस स्मॉल एम को आप मानेंगे कि 1 kg का वो द्रव्यमान है, आप यहाँ पे 1 kg लिख सकते हैं, ठीक है। एम का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 kg होगा तो यहाँ पे 1 किलोग्राम भार बराबर जो होगा वो हमारा 9.8 न्यूटन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स एक और बात बता दूं कि अगर ऐसे सिंपल में जो होता है स्मॉल जी का जो मात्रक होता है यानी यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर होगा। यहाँ पे ये जो हमारा इसी के बराबर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं बात बताया हूँ कि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान रखेंगे और एम को आप 1 kg मानेंगे तो यहाँ पे 1 किलोग्राम भार बराबर जो होता है 9.8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि
आप लिफ्ट तो देखें, यहाँ लिफ्ट में चढ़े भी होंगे कि लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार जो कि आपका भार जो होता है किस किस कंडीशन में चेंज होता है, क्या कि उसमें मतलब बदलाव आता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में 3 पॉइंट के ऐसे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो वो घटना रियल में घट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड द लिफ्ट, मतलब कि क्या होता है जब आप लिफ्ट में खड़े होते हैं, जब जाते हैं यात्रा करते हैं, तो आपके साथ वो कौन कौन सी मतलब आपके मतलब भार में, आपके वेट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि जो हमारा टॉपिक नंबर 1 यानी जो हमारा है वो क्या है कि त्वरण ए से नीचे आती हुई लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का जो भार होता है वो हमारा होता है W बराबर mg होता है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि नीचे आने पर एक्सेलरेशन भी काम करेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन काम करेगा, लेकिन वो आपका एक्सेलरेशन डिटर्नेशन के फॉर्म में यानी कि मंदन के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन जो होगा निगेटिव में ए होगा, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव में ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी में से ए घट जाएगा, तो हमारा जो जी का वैल्यू हो जाएगा जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो भार होगा एम बराबर जो W बराबर कितना हो जाएगा m इंटू जी माइनस स्मॉल ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए जो अगला जो टॉपिक है मतलब लाइन है वो लिखा हुआ है त्वरण ए से ऊपर जाती हुई लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का जो भार हो जाएगा W डैश इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। यहाँ पे प्लस ए कैसे हुआ है, क्योंकि ऊपर जाने पे त्वरण का मान बढ़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे त्वरण का मान बढ़ता है, तो यहाँ पे इसलिए हम जी में ए जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब लेकिन देखिए एक बात और आती है, कंडीशन और आती है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कभी भगवान ना करे कि ऐसा आपके साथ घटना घटे, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हम मतलब कि हम स्टूडेंट हैं तो ऐसी मतलब घटना पढ़ेंगे, क्यों कि देखिए कि हमारी घटना क्या है कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह जी त्वरण से नीचे गिरेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि हम यात्रा कर रहे हैं लिफ्ट में, अगर बाई द वे अनफॉर्चुनेटली जो क्या होगा कि जो हमारी लिफ्ट की जो डोरी होती है वो क्या हो जाएगी, जब टूट जाएगी तो हमारी जो त्वरण होगा वो क्या होगा, जो हमारी लिफ्ट होगी और जी त्वरण से नीचे की तरफ बहुत तेज से क्या करेगी, आएगी। तो हमारी जो यहाँ पे ए का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब नीचे आएगा तो यहाँ पे जी का वैल्यू यहाँ पे ए बराबर जी रख देंगे, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। जब जी से जी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इस टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, यानी कि जो हमारा भार जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब लिफ्ट जब टूट जाएगी, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो आपका जो भार आप जब फील करेंगे वो आप मतलब कि जीरो, यानी कि आपका जो भार मतलब नहीं होगा। ये ऐसी कंडीशन आप मतलब ऐसा फीलिंग आपके अंदर आएगा, ठीक है, कि मेरे अंदर कोई भार नहीं है, ठीक है, मतलब सांस अटक गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आज का ये सेशन आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करने का भी काम कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।